अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए वो जो पुराना फ़ैसला था बंदयाल साहब का उसको ख़त्म करते हुए जो उसकी पहली शक्ल थी उसको बहाल कर दिया। पहली शक्ल की बहाली क्या उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आम आम ख्याल यही है कि जो बंदयाल साहब का फ़ैसला था वो मावराए आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट उन्होंने किया था, उसको ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन क्या अभी टाइम जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला किया है वो दुरुस्त तरीक़ाकार से हुआ है, इसके ऊपर एक बहस मौजूद है और बहस की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था, इस 63A की तशरीह से पहले उसको अमेंड करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिससे वो कमेटी ही टूट गई जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर बैठ के जिसने बेंच की तश्कील देनी थी। जो नई कमेटी बनी उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैठने से इनकार कर दिया, तो 2 रुकनी जो पैनल था उसने इस बेंच को तश्कील दिया, तो पहले तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। दूसरा तनाज़ा बना जब 5 रुकनी बेंच बना तो जस्टिस मुनीब जिन्होंने इस जजमेंट को ओरिजिनली लिखा हुआ है उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, तो फिर एक नया बेंच तश्कील देना पड़ा, तो एक नए तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। अब अगर ये 63A का फ़ैसला इसके नतीजे में एक ऐसी आइनी तरमीम पास हो जाती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए टिकट वाले लोग या वो लोग जिनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया, और उससे भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हो जाएगा अगर PMLN के लोगों की बात पूरी होगी जो उनकी ख्वाहिश है। PMLN की दिली ख्वाहिश ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे। 65 साल में उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, 26 को चीफ जस्टिस काजी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है, तो काजी साहब को यहाँ से ले जाएं सुप्रीम कोर्ट से और एक आइनी अदालत का उनको सरबराह मुकर्रर कर दें जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, और वहाँ 68 ईयर 3 साल उनको मज़ीद दे दिए जाए, तो फिर ये वो फ़ैसला होगा जो आइंदा के लिए उनकी राह हमवार कर देगा, तो एक नया तनाज़ा बन जाएगा। तो इन बहुत सारे तनाज़ात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, और प्रोटेस्ट भी उनका जो है वो डी चौक की जानब है, जो एक नामुनासिब इकदाम है इस सिचुएशन के अंदर जब SCO का इजलास होने वाला है। क्रिकेट टीम आई हुई है इंग्लैंड की पाकिस्तान में, उसमें ऐसी सूरत में उन्हें डी चौक की तरफ एटलीस्ट रुख नहीं करना चाहिए था, अपना टोकन रजिस्टर करते, एहतजाज की शक्ल में कहीं बैठ जाते, कोई प्ले कार्ड उठा लेते, तकरीरें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो ज़्यादा शायद एक्सेप्टेबल चीज़ होती। तो अब हुकूमती रिएक्शन उसके ऊपर आना नागुज़ीर था। इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने शाम में एक स्टेटमेंट दी है, वो आपको पहले सुनवाता हूँ, फिर दिखाते हैं कि अभी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। वो जो इमरान खान किसी ज़माने में नारे लगाते थे ना कि शहरों को लॉकडाउन करेंगे, इस्लामाबाद लॉकडाउन, लाहौर लॉकडाउन, फैसलाबाद लॉकडाउन, तो चौधरी निसार ने जब ये इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आए थे तो उस वक्त डंडे का बहुत ज़्यादा शदीद इस्तेमाल किया था। बुरहान के ऊपर जो कुछ हुआ था, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर KP थे, पूरी रात वो जो कुछ वहाँ हुआ था उसी का रीप्ले होगा अगर कल बड़ा क्राउड लाने की अली मीन गंडापुर ने कोशिश की। पहले स्टेटमेंट सुन लें मोहसिन नकवी का, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने रिपोर्टर से अपडेट क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, दिखाइएगा। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। कल शायद इस्लामाबाद पिंडी में, मुझे मालूम नहीं है कि अभी इन्होंने स्कूल्स के मतलब क्या डिसीजन लिया, लेकिन जितनी सख्ती की जा रही है इस्लामाबाद की तरफ लोगों को कम से कम आना चाहिए, और इस्लामाबाद के अंदर भी शायद लोगों की मूवमेंट आसान ना हो। कमर मुनव्वर साहब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। कमर साहब डी चौक में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की बंदिश सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल मलिक साहब, जो डी चौक की सूरत हाल जहां पर एहतजाज की कॉल दी गई है, अगर उसकी मैं बात करूं तो 50 कंटेनर्स हैं जो सिर्फ डी चौक पर रखे गए हैं, और इसमें मट्टी भर दी गई है ताकि क्रेन्स के जरिए उनको भी ना हटाया जा सके। मुकम्मल तौर पर 3 लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं और पूरे डी चौक को इससे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो 5 रास्ते रेड जोन को जाते हैं, बरी इमाम का रास्ता, मालगरा रोड का रास्ता, इसके अलावा मैरियट, सरीना और नादरा चौक, वहां पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ मालगरा रोड का रास्ता खोला गया है जिसको अलग सुबह के कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। एहतजाज की कॉल जब दी गई थी उस वक्त से इंतजाम शुरू किए गए थे। 320 के करीब कंटेनर्स पूरे इस्लामाबाद में पहुंचाए गए हैं। तमाम दाखिली रास्ते जो हैं गोलड़ा,
तरनोल, मोटरवे चौक, एयरपोर्ट से को जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद किया जाएगा। इसके अलावा फैज़ाबाद, तरामड़ी चौक और खन्ना पुल, इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया होगा। जिस तरह वज़ीर दाखिला ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोगों की पकड़ जकड़ जो है वो भी कमर गिरफ्तारियों की भी खबर है। 412 अफराद, कमर गिरफ्तारियों की खबर है। जी बिल्कुल, कितने लोग गिरफ्तार? 412 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनमें से 40 ऐसे लोग हैं जो अफगान नेशनल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से ऐसे डंडे पकड़े गए जिनके ऊपर कीले लगे हुए थे। गुलेल उनके कब्जे से जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा कंचे, बंटे और ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनके पास मौजूद थी। ताहम इन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको फॉलो किए जहां पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि इस तरह एहतजाज में पहुंचना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर की ये सूरत हाल है, बल्कि जो मोटरवेज हैं, पेशावर से आ रही है, कोई अटक से रास्ता आ रहा है, कोई किसी और जगह से आ रहा है, सब जगहों पे अब कोशिश करूँगा आपको आगे फुटेजेस दिखाता हूँ। तकरीबन एक सील किया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को, कोई शायद इधर आ ना पाए, और जो आएगा वो मैंने चौधरी निसार की मिसाल इसलिए दी है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स हुआ था, दोबारा यूज़ ऑफ फोर्स होगा। इसमें किसी को शक है तो शक में ना रहे, तो फैमिलीज़ के साथ एटलीस्ट किसी को मूव नहीं करना चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी सोच समझ के भेजना चाहिए। जो हमारे साथ इस्लामाबाद में गेस्ट हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा एडवोकेट अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहूँगा। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, ये इस्लामाबाद में आपने बहुत दफ़ा पहले भी होते देखा है। जब इमरान खान ने धरने देने शुरू किए थे और फिर वो लॉकडाउन करना शुरू किया था, तो उस वक्त भी ये यूज़ ऑफ फोर्स हुआ था। उसका हमने एक्शन रिप्ले बार बार करना शुरू किया। अभी भी पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन में। जी शुक्रिया मलिक साहब। पिछले तकरीबन 10-12 साल से हम मुसलसल बहरानी कैफियत का शिकार हैं। जो ये जुड़वा शहर हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, शायद ही कोई 2 महीने ऐसे गुजरे हों कि जिसमें कंटेनर्स लगा के इस शहर को बंद न किया जाता हो, या डी चौक या फैज़ाबाद, या डी चौक या फैज़ाबाद। और कुल मिला के कोई 40-50 लाख इन दोनों शहरों की आबादी होगी और उनकी ज़िंदगी मुश्किल और अजीरन ना बनती हो। अभी हफ्ता पहले ये शायद 10 दिन हो गए होंगे जब तहरीक इंसाफ ने शायद रावलपिंडी में कोई एहतजाज रखा था, तो फिर दोनों शहर बंद कर दिए गए और लाखों लोगों को तकलीफ़ हुई। लोगों की अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, बच्चों का स्कूल जाना, गमी खुशी, वो सब डिस्टर्ब हुए। और आज जो अभी ये सूरत हाल आपने विजुअल्स भी दिखाए, अफसोस ये होता है कि ये इतना लंबा अरसा ये मामलात चलते आ रहे हैं, हम बैठ के कोई हल नहीं निकाल पा रहे कि ये नौबत ही ना आए कि ये एहतजाज बार बार हो। अगर आप बात कर लें तो फिर तो आप लोग लीडर्स बन जाएंगे, इस कौम के रहनुमा बन जाएंगे। एग्जैक्टली तो रहनुमा बनना जाएंगे, रहनुमा बनना नहीं चाहते, रहनुमा बनना नहीं चाहते। यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट और पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम अगर आज के दिन में देखें तो इस वक्त 2-3 अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान में। जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वो 6.9% तक इन्फ्लेशन का सिंगल डिजिट में चला गया, जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ आपको खुदा करे कि ये आखिरी कर्जा हो, IMF से आपको जो कर्जा मिला है उससे फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो बजाय इसके कि हर वक्त अपोजिशन के साथ सींग अड़ा के रखे, हुकूमतों का काम होता है कि बड़ा दिल दिखाए। देव गॉट मोर टू लूज, वो पहले ही जेलों में पड़े हुए हैं, पहले ही पिछले 2 सालों से डंडे खा रहे हैं। व्हाट हैव दे गॉट टू लूज? तो बड़ा दिल हुकूमत को दिखाना चाहिए, मामलात के अंदर बेहतरी लेके आए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, जो कि ये बिल्कुल नहीं कर रहे। और अब फिर जो ये सूरत हाल मजीद तलखी की तरफ जा रही है, उसकी आज ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी उसकी तरफ चलते हैं। पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से इस प्रोटेस्ट पे ले लें, क्योंकि ये SCO समिट में अभी 10-12 रोज़ हैं। अगर वो एहतजाज कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती? ये एहतजाज हमने 9 मई का भी देखा है। अब तो जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया है उसके बाद तो बहुत खौफ है ना कौम में। आपने बुरहान की बात थी, मैं उसका यानी शायद हूँ। चौधरी निसार वाली जी, मैं चौधरी साहब के साथ बैठता था, मेरी ड्यूटी थी उस ज़माने में उनको असिस्ट करना। जब हमें पता चला ना कि क्रेनें हैं, गैस मास्क थे, ठीक, बम थे और फलां हैं और फलां हैं कि वो पूरा, तो हम परेशान हुए और हमने बुरहान बंद किया। वो क्रेनें उनके सामने थी, वो हर शय को तोड़ती थी। हमने कोशिश की कि पहले शैलिंग करके इनको हटाएं। वो आदमी जो था ना क्रेन वाला, वो अंदर शीशे के अंदर था कि उसको शैल भी नहीं लगते थे, लेकिन पूरी असले के समेत
हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की, हमने आईजी से बात की वहाँ बैठ के, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर ये हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सामान मौजूद, हमला था बाकायदा, बिल्कुल ठीक किया था हमने, बिल्कुल ठीक रोका था। अब गंडापुर ने तो और ऐलान कर दिया, हम ना रोकें और अगला 9 मई हो जाए तो वही अजाब, और हम रोकते हैं तो वो भी अजाब। लेकिन असल बात वही है कि हम 65-66 साल में पाकिस्तान के फंडामेंटल मसले हल नहीं कर सके। जो एक नेचुरल सोशल और पॉलिटिकल एवोल्यूशन होना था वो नहीं हुआ, ना अवाम और स्टेट के दरमियान हुआ है, ना एग्जेक्टिव की ब्रांचेस के दरमियान हुआ है, ना लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान हुआ है, ना ही पार्लियामान हुआ है। ये बदकिस्मती है हमारी, और हमें मिलजुल के कितना और नीचे हम जाएंगे। हम ICU में रहते हैं इकनॉमिक्स में, फिर मिन्नत तल्लक करके नाक रगड़ के कुछ चीज़ें ले आते हैं। अब आखिरी बात ये है कि देखें जब SCU हो रही है ना और कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर हो रहे हैं, गालिबन थोड़ा पैनिक है PTI में कि यार अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो उन्होंने भी फाइनल, खान साहब ने भी और डपुर ने फाइनल का किया है, ये शो डाउन हो रहा है। मुझे सर एक आपसे इख्तिलाफ है, नहीं होगा ये। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक तजवीज़ दी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो ये है कि आप किसी से डिस्प्यूट में आ जाते हैं ना बिजनेस में, तो कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर। तो आपकी जो हुकूमत है मौजूदा PDM-2 जो है आपका, इसको और PTI को दोनों को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहिए SCO समिट तक, जो कि तू रखें चीजें। आप आईनी पैकेज अभी मत मूव करें, क्योंकि आपका सारी जोर लगी हुई है इस वक्त आईनी पैकेज पे, और PTI खौफजदा है कि आप काजी फायजी साहब को ऊपर बिठाना चाहते हैं। मैं इस पे अर्ज करूं, आप उसके बाद कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि जब CPEC हो रहा था ना, यहाँ खान साहब धरने में थे, मैं स्टैंड स्टिल की बात करता हूँ, हमने फॉर्मली खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि चीनी सदर आ रहा है, हमने CPEC साइन करना है, आप D चौक से उठ जाए, धरना ख़त्म कर दें। उसने कहा मैंने नहीं कहता। हमने उससे राइटिंग में मैसेज करके रिक्वेस्ट की गई थी राइटिंग में कि हम गारंटी करते हैं आप कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए आप F9 पार चले जाएं, जो गारंटी चाहिए हम आपको वापस आने देंगे। खान साहब ने कहा था नो, दे वांटेड टू सबोटाइज। उन्होंने खड़े होकर गाली निकाली चीन को। आपको याद होगा शाह महमूद ने तकरीर की, इमरान ने, ये भी एक बैनुल-अक़वामी या लोकल साजिश का हिस्सा है, वो नहीं मानेंगे स्टैंड स्टिल पर। हमने उनसे बातचीत की, आपको पता है कुछ अर्सा पहले स्पीकर चैम्बर में बातचीत होती रही है, वो बात सुनते आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप लोग पता नहीं किस डेडलाइन के पीछे भाग रहे हैं। कहीं पैकेज 4 दिनों में ना हुआ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या कोई क़यामत नहीं आएगी, हो जाएगा वो आपका। वो बात ना वो करते हैं, पॉलिटिकल सेंस जो है डिमांड करती है कि आप लोग इंगेज करें बजाय डंडे का इस्तेमाल करें, लेकिन आप डंडे के ऊपर इस्तेमाल की भाई वो बात कहाँ करते हैं हमारे साथ। आपने करी है, वो कई दफा की है। आप मेरे प्रोग्राम में दावत दें, मैं तो वाइस साहब से अभी मैं पूछ खान साहब रोज कहता है, आप यहाँ ऑन एयर दावत दें, आप कहें कि हम 26 तारीख तक नहीं आईनी पैकेज। ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकते। बात सादा सी है कि वो ना बात करते हैं ना सियासी तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरह का कोई सियासी मुफाहमत आप भी नहीं करना चाहते? आप वो मानते ही नहीं है ना खान साहब। अहमद अवैस साहब, ये क्या बहुत जरूरी था कि आप कल ही करते, फिर आप भी समिट गुजार लेते, SCO समिट हो जाता, अभी कोई प्ले कार्ड उठा के 10 बंदे खड़े हो जाते, आप खुद खड़े हो जाते, एहतजाज तो आपका रजिस्टर हो जाता एक बंदे के प्ले कार्ड से। नहीं, मैं अनाउंसमेंट पहले की कर दी हुई थी उसके लिए, लेकिन बात सुनिए, SCO समिट उससे पहले का अनाउंस हुआ है। देखें ताली दो, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना मैग्नेनिमिटी जो है ना हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है। मैंने तो बहुत पहले ये बात की थी कि आप ऑफ़र करें और तरीक़ेकार है, और मैंने एक मिसाल दी थी इनको, बहुत बड़ी मिसाल, कि जब भुट्टो साहब के हंगामे शुरू हो गए थे और वो भी इलेक्शन के रिगिंग की उसकी बुनियाद थी, तो उन्होंने बाकायदा TOR बनाए और ऑफ़र की अपोजिशन को नेगोशिएशन की, और नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर दोनों टीमें बैठी फॉर डेज टुगेदर और वीक्स टुगेदर, और बाकायदा, और फाइनली वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर कामयाब हो गई, उनकी सारे एग्रीमेंट तय हो गया था। ये अलग बात है कि एग्रीमेंट होने के बाद वहाँ पे मार्शल जो है वो ज़ियाउल हक ने लगा दिया और वो सिलसिला ख़राब हुआ, लेकिन इट वाज ऑल सेटल्ड। तो अब ये मैग्नेनिमिटी जब भी दिखानी होती है वो जो हुकूमत में है उसको दिखानी है। ये तो पार्लियामेंट के ऊपर एक गलत तरीके से आके बैठ गए, या इनको अभी तक ये ख्याल नहीं कि ये कैसे आ गए, और लिहाजा उनमें वो मैग्नेनिमिटी का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज दे हम तैयार हैं, जिनको रहनुमा कहना चाहिए, रहनुमा को रास्ता निकालना चाहिए ना, तभी वो रहनुमा कहलाता है। तो अगर आप लोग रास्ता ना आप निकालें, हम तो तैयार हैं, हम तो बार तैयार हैं कि आप बैठ के बात करें, वो रास्ता दिखाएं। ये एक शहबाज शरीफ साहब एक लफ्ज़ मुँह से निकालते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं,
साथ ही अगले सांस में कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो है ना उनके साथ हम हाथ में मिलाना नहीं चाहते। तीसरा सेंटेंस होता है कि हम तो इस पार्टी को बैन करने का फैसला कर लिया हमने। अब बताइए ये अंदाज है क्या गुफ्तगू करने का और बातचीत करने का? बहरहाल ये टकराव नहीं होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर टकराव होगा तो उसका अंजाम तो यही होता है सर, आप उसको अच्छा जाने या बुरा जाने, जब सियासी लोग रास्ता ना निकालें तो फिर कोई ना कोई तो उस वैक्यूम को फिल करेगा। तो अब यही तो कह रहे हैं, अब सियासी तो हुकूमत में बैठे हुए, रास्ता तो उन्होंने दिखाना है, हम तैयार हैं। लेकिन जब वो किसी तरफ आते ही नहीं है, एक मिनिस्टर कहता है कि जी वो 9 मई बात भी नहीं करेंगे इनसे, हम तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बंदा पूछे इनसे कि 9 मई से बहुत कई गुना बड़ा वाक़या जो था वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले का वाक़या था, हमने तो फिर भी आप सबसे हाथ मिलाए, वाक़या हुआ ख़त्म हो गया। अब क्यों खुदा के लिए आप दोबारा, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो 97 का वाक़या था, मुझे लग रहा है कि एक्शन रिप्ले होने लगा, ये दोहराने लगे हैं दोबारा, ये ख़तरनाक तरीन गेम खेलने लगे हैं। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे कि हालात इतने ख़राब हैं। पैकेज है, पीटीआई वाले उसको समझती है कि ये आइन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर से अपनी पसंद के जज फेडरल कोर्ट में बिठा के उनको देने जा रहे हैं। मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन एक बीपर कर लें। फारूक बुखारी साहब हैं हमारे अटक से नुमाइंदे। मैंने अभी आपको बताया कि तमाम मोटरवे से जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं उसकी बंदिश जारी है। तो फारूक साहब आप बताइए अटक की क्या पोजीशन है? जी, हर मोटरवे M1 को कंटेनर्स लगाकर गाजी इंटरचेंज, रोप पुल, कटी पहाड़ी और छछ इंटरचेंज से बंद कर दिया गया है। ताहम फारूक बुखारी साहब की जी ब्लॉक करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि सी पैक को भी बंद किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज KPK से पंजाब दाखिल होने वाले तमाम रास्तों का जायजा लेने के लिए DIG ऑपरेशन पंजाब लाहौर वकास नज़ीर RPO रावलपिंडी। अच्छा, इनकी आवाज़ कट रही है, ठीक है, फुटेज इनकी दिखाते जाएं अटक वाली। ये रास्ते सारी पाकिस्तान के, मैं कोशिश करूंगा कहीं और से भी, लाहौर से भी अपडेट मिलता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको। कोई रास्ता बचेगा नहीं कल तक इस्लामाबाद आने के लिए। एक चीज़ मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब, अगर थोड़ी सी हमारे में गुड सेंस हो, एटलीस्ट वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं हुकूमत चलाने के, हमारे नेक्स्ट डोर जंग के ढोल बज रहे हैं। ईरान ने उस पर जवाबी वार किया है, वो उधर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान से रोज़ पाकिस्तान पे वैसे ही दहशतगर्दी हो रही है। इंडिया से हमारी कितनी मोहब्बत है, इंडिपेंडेंस से, वो भी हमें पता है। हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं इस रीजन में, इस पाकिस्तान के साथ? ये चीज़ें अपनी जगह पर अहम है, और साथ ही साथ मलिक साहब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी है, पॉलिटिक्स को जिस तरीके से मीनिंगलेस किया गया है, अब इस वक्त कौमी यकजहती कमज़ोर होती नज़र आ रही है। फिर ऊपर से जलती पे तेल डालने का जो काम है वो सियासतदान अपने बयानात के ज़रिए, गैर जिम्मेदाराना बयानात के ज़रिए कर देते हैं। गंडापुर साहब ने जो 2-3 बयानात दिए वो फेडरेशन के नुक्ता नज़र से ठीक बयानात नहीं थे। तो सूरत हाल अब जिस तरह की हमारी है, हमारा पहला चैलेंज जो है इस वक्त, हमारे पास दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं है। एक APC बुलानी थी वज़ीर आज़म ने, नहीं बुला सके, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, अज़्म इस्तेकाम पता नहीं कहाँ गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है, मीडिया के अंदर जो सूरत हाल है कि हर जगह लोग एक दूसरे को लान तान और बड़ी शदीद ग्रुपिंग्स में तकसीम हुए। लेकिन मुस्तफ़ा काज़मी ने जो कुछ किया वो नापसंदीदा अमल है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें दोबारा अगर हो जाएं तो उसको रूल आउट मत करिए, क्योंकि हम वाक़तन पूरा पोलराइज हो गई, पूरी सोसाइटी पोलराइज हो गई। और इसमें अब देखें ना, एक इदारा था सुप्रीम कोर्ट, एक ये सोच थी कि चलो हमारे झगड़े आपस में अगर तय नहीं होते तो इवेंचुअली एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है जिसका फैसला फिर सबको मानना पड़ेगा। 8 जजों ने इसके एक फैसला दिया, ECP मानने से इनकारी कर रहा है। हुकूमत 2 जजों की मिसाल देती है, 8 जजों के फैसले को नहीं मान रही। 8 जजों के फैसले को नहीं मान रही, तो एनार्की फिर आप किसको कहते हैं? तो हम जानबूझकर, जिस तरह मैंने पहले हिस्से में कहा कि कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हुए, हमें इस वक्त पॉलिटिकल केओस या कोई भी चीज़ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मजीद हवा दे सकती है उससे कोसों दूर भागना चाहिए, लेकिन वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये अब जो फैसला आया है, इस फैसले के नतीजे में जो जुबान ज़दे आम जो बात है वो ये है कि आईनी तरमीम के लिए अब हुकूमत को नंबर मिल जाएंगे, और तहरीके इंसाफ हो या दीगर पॉलिटिकल बंदे तोड़ने आसान हो जाएंगे, बंदे तोड़ने आसान हो जाएंगे। 15-20 बंदे तोड़ने मसला ही कोई नहीं रह गया। और फिर साथ एक इस जजमेंट के ऊपर बतौर वकील के मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि वो एक बड़ा बेसिक रूल है नेचुरल जस्टिस का, एक मैक्सिम है कि
नीमो जुडेक्स कॉज़ा सुआ कि नो वन शेल बी अ जज इन देयर ओन केस। अगर इस आईनी तरमीम के नतीजे में अपने मफाद में कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते, अब नहीं कर सकते, तो ये बुनियादी असूल है इंसाफ का। और अगर इस आईनी तरमीम के नतीजे, इस फैसले के नतीजे में जो आईनी तरमीम होती है उसके बेनिफिशरी काजी फाइज ईसा साहब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, जो आज फैसला आया है, मेरा ख्याल है कि बंदियाल साहब का फैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन अभी जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो काम दुरुस्त नहीं है, तो बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। एक तनाज़ा ख़त्म नहीं होता, दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जो मिथ ऑफ सिसिफस है ना, ये जो मशहूर एक फ़लसफ़ा है कि एक से खुदा नाराज़ हो गया, एक कोई दानिश्वर था आपकी तरह का, उससे ग्रीक गॉड नाराज़ हो गए, उन्होंने ना उसको एक सज़ा दी। सज़ा क्या थी? पत्थर उठाओ और यूँ पहाड़ पर चढ़ जाओ। और जब पहाड़ पर चढ़ते थे ना, उसकी टांग खींचते थे, पत्थर गिर पड़ता था, फिर कहते थे नीचे से चलो। कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई ऐसा ही है, एक क्राइसिस जन्म होता है, बड़ी मुश्किल से हल नहीं होता और डीपन हो जाता है, तलखियाँ छोड़ देता है, फिर एक और क्राइसिस आ जाता है। मुझे नहीं मालूम कि जो मिलिट्री स्ट्रेटजी में कहा जाता है कि वी क्रिएट क्राइसिस बिकॉज वी एंजॉय इट, ये मिलिट्री में पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो, स्ट्रेटजी में पढ़ाया जाता है। विलियम गॉर्नेट की बड़ी मशहूर किताब है, हम इसका शिकार हैं, ये क्या है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम स्टेट के और सोसाइटी के, अब सोसाइटी का मसला और गहरा हो गया है, उसमें स्किज़म बहुत हो गया, उसमें इंडिसेंसी बहुत आ गई, हम मसले हल नहीं कर रहे। जो कुछ किया बंदियाल साहब, उसकी कोर्ट ने जो फैसला किया वो इंसानी तारीख़ में, कानून में अननोन था, कोई शक नहीं है इसमें। कम से कम कॉमन लॉ की हिस्ट्री तो ये नहीं थी जो उन्होंने की, इंडिया की नहीं थी, हमारी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से कर दिया 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश नहीं थी, जो दुनिया में गाइडिंग प्रिंसिपल है। वो हमने एक सिस्टम बनाया था डिस्क्वालिफिकेशन का 60A में, वो ठीक था एक, लेकिन वो बाहर जो कुछ होने किया गड़बड़ की। अब दो राय यकीनन हो सकती हैं कि ये वक्त सही है जब वक्त सही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामान सही तरीके से 2/3 से कोई लॉ बना जाती है तो मैं शायद इख्तलाफ तो कर लूँ, लेकिन मैं उसको मानूंगा। लेकिन चाहे उसके लिए आपको वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, मैंने कहा सही तरीके से, मैंने तो आपको वो सही तरीके से तो सर हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट डूएबल, नॉट पॉसिबल ना हो। और अगर हमारे अवाम के नुमाइंदे अगर वो बिकते हैं या वो दबाव में आते हैं और वो फैसला करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब तो मुझे आखिरी पता चला है कि JUI वालों को मैसेज दिया गया, ऐसा आया है, उसके दोस्तों का भी ऐसा है, साइलेंस सारे। और अगर ये नहीं मानते और दबाव दे के आ जाते हैं तो फिर वो जिम्मेवार है ना, हम आसमान से तो मैंने नहीं ला सकता। सर सुना JUI वालों को भी मैसेज दिया गया, लेकिन अब अगर वोट डालना है तो डाल दो, 63A का फैसला आ गया, नहीं तो तुम्हारे 8 बंदे नहीं भी आएंगे तो हम उधर से 5 की बजाय 15 तोड़ लेंगे। अल्लाह करे कि असूल पर शायद JUI के भी तोड़ लें कुछ, हो सकता। अल्लाह करे सही फैसला हो, अल्लाह करे ये सही फैसला हो, अल्लाह करे सियासतदान अच्छा फैसला करें, अल्लाह करे कि ये आइन की तरमीम मुल्क के लिए अच्छी हो। हम इतना कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है, अल्लाह से ही मांगनी पड़ेगी, खुद हमने सही काम नहीं। अगर इमरान खान हमें सियासी कुव्वत मानता, जो नहीं मानता, अगर हमें सियासी कुव्वत मान लेता और वो बात करने पर तैयार होता तो हल निकल सकता था। इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने भी कहा था पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई थी इससे बात करने के लिए, उन्होंने उनसे भी नहीं की जब गवर्नमेंट बन रही थी, वो किसी तरह आता नहीं। अब उन्होंने ऐलान जिहाद कर दिया है और ऐलान इनकलाब कर दिया है। अब रियासत और उसका मुकाबला है, दो हाथ हो जाएं, मैं तो ये कहता हूँ इससे तारीख आगे बढ़ेगी। तारीख कुछ ऐसा सामने हो जाए आगे कि आपको पछताना पड़ जाए। अहमद अवैस साहब, ये जो आज वाला फैसला है 63A का, इसके क्या असरात हैं आइनी तरमीम में? आपके बंदे तोड़ने में क्या इससे मदद मिलेगी, और क्या आपके बंदे इतने कमज़ोर हैं कि वो 15-20 बंदे टूट जाएंगे जाके वोट डालेंगे? देखिए, इसमें कमज़ोरी की बात नहीं, आप दो एस्पेक्ट को देखें कि जिस अर्जेंसी के साथ ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी बनी, कमेटी के तीसरे मेंबर का इंतज़ार किए बग़ैर फ़ौरन बेंच बना दिया गया। बेंच में मुझे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एतराज़ात थे, उन्होंने बड़ा एक ख़त लिखा कि ये रीज़न है मेरे ना बैठने की, ये रिमूव कर दिए जाएँ। बजाय से कि वो उनको रिमूव किया जाता, उन्होंने बेंच को ही दोबारा बदल के दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उनको बीच में से फारिग कर दिया। ऑथर जज थे वो अगरचे।
अब यहाँ पे देखिए, और उसके बाद जब फैसला आया तो इन दिनों में जब ये प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी तो कैसी कैसी तवक्कात और कैसे कैसे इस फैसले की बुनियाद के ऊपर बातें हो रही थी कि ये बात फैसला आया जी, उसके बाद तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है ये तो बढ़ जाएगी, इनके पास प्रॉब्लम भी कोई नहीं होनी। एक तरफ ये फैसला आ गया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 8 जजिस का जो फुल कोर्ट का फैसला था उसको रोक के रखा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा, ये फैसला फ़ौरन ले आए। तो इन सारी बातों को जिस वक्त आप इकट्ठा लेकर आएंगे और रिजल्टेंट इससे से निकालेंगे तो बात बड़ी सामने खुल के आ जाती है कि ये फ़ैसले पे इतनी खुशियाँ मनाना और शुक्राने के नफल पढ़ना, वो इतना एक फ्लड गेट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग खोलेगा जो पाकिस्तान की तारीख़ का शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेक इतने हाई हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बना के बैठे हैं कि उनको अगर ये ना हो सका तो वो उनके लिए हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगी। ये रुझान बड़ा ख़तरनाक है। जब आपके साथ नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो माइनस हो जाए, आप जी फरमाइए। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के सदर हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल साहब, ये आज का फ़ैसला जो है ये सियासी तौर पर इसकी बहुत अहमियत है। फ़ैसला तो बंदियाल साहब के मुतल्लिक मैं ख़ुद कहता हूँ कि गलत फ़ैसला था, लेकिन आज वाले फ़ैसले से एक रास्ता खुलता है आइनी पैकेज के लिए पीटीआई के बंदे तोड़ने का या किसी भी सियासी मुखालफ के बंदे तोड़ने का, क्योंकि 211 को 224 करने के लिए कौमी असम्बली में और सेनेट में 55 को 64 करने के लिए एक ही रास्ता है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो आपको लगता है कि ऐसी आइनी तरमीम का जो वजूद है काबिल कबूल होगा या मुतनाज़ा होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये ओरिजिनल फैसला हुआ था 63A की इंटरप्रिटेशन का, जिसमें वोट देने पे वोट जो है उसे काउंट नहीं करना था, तो उस वक्त भी आपने देखा कि वो उस वक्त की सियासत से बहुत क्लोजली मुंसलिक थी ये बात। उसके नतीजे में सियासत में बड़ी सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ आई थी। पंजाब में हुकूमत बदल गई थी और नई हुकूमत आ गई थी और फिर नई हुकूमत ने असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था, तो सारा कुछ उससे बहुत तब्दील हुआ। अगर वो ना होता तो शायद बहुत सी तब्दीलियाँ रुक जाती हैं आने वाले दिनों में। तो अब ये जो फैसला हुआ है इसको रिवर्स करने का, ये भी मेरे ख्याल में मुल्क की सियासत के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। ये जो आने वाले दिनों में जो आप दस्तूरी तरमीम की बात फरमा रहे थे, बिल्कुल उस दस्तूरी तरमीम में चूँकि नंबर पूरे नहीं हैं, तो ये जो फैसला है उस नंबर को पूरा करने के लिए कुछ उनकी मदद कर सकता है। अगरचे ये गैर इखलाकी सी बात होगी, कुछ लोगों को अपनी पार्टी से अलग करके उनकी डायरेक्शंस के बरखिलाफ उनसे वोट लेना, लेकिन बहरहाल इखलाकियात की बात अपनी जगह है, लेकिन कानूनन वो वोट देंगे, उनके वोट काउंट होंगे। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वो शायद डिस्क्वालीफाई भी ना हो, इसलिए कि पीटीआई की तो अपना इस वक्त तक कोई पार्टी स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं करता, और अगर स्पीकर साहब उनका रेफरेंस दबा के बैठ जाएंगे और नहीं भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो शायद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी। तो लिहाजा ये खौफ भी नहीं होगा और वोट भी काउंट हो जाएगा। लिहाजा आपकी बात दुरुस्त है कि रास्ता खुल जाएगा, अगर कोई रास्ता है तो मजीद खुल जाएगा उसके बाद, इस फैसले के आने के बाद, और शायद अब कोशिश तेज हो जाए। धौंस और धांधली वाला रास्ता है, क्योंकि आपने जो दूसरा हिस्सा अपने तबसरे में कहा, यही तवक्को है आमतौर पे कि स्पीकर रेफरेंस नहीं भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन उसे प्रोसेस नहीं करेगा, तो वो वोट भी डालेंगे, डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, और सिस्टम जो है ना लटकता रहेगा यूं ही बेयकीनी में, और आपस में नफरत के अंदर एक दूसरे के साथ मसाइल नहीं हल होंगे। ये तरक्कीकत इस वक्त जो हो रही है वो कुछ सियासत या जमहूरियत के असूलों के मुताबिक तो नहीं हो रहा। ये तो एक जंग की कैफियत है, जंग लड़ रहे हैं दोनों फरीक, और वो समझते हैं कि जंग में हर चीज़ जायज़ है, और उनका ख्याल ये है कि अगर हम जंग हार गए तो हम सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारी इवन सर्वाइवल भी शायद ख़तरे में होगी। तो ये उस कैफियत में ये जंग हो रही है। तो इसको पहले तो कानून को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो करके उससे काम लेंगे, और अगर कोई ऐसी नौबत आ गई कि कानून से बिल्कुल ही काम नहीं चल सकेगा,
तो फिर शायद कानून से मावरा भी काम हो जाएंगे। इस वक्त की कैफियत तो ये है, ये कोई सियासत और जमहूरियत का खेल नहीं है, ये जंग है। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जो लफ्ज़ और एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, सही किया कि जंग है, अब सियासत तो रही नहीं गई। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है जी। और इनाकी इसी को ही कहते हैं कि जिसके अंदर कोई फरीक एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार ना हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाए, आला अदालतों के फैसले ना माने जा रहे हों, पोलराइजेशन बढ़ जाए और एक दूसरे की बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसी जानिब चीज़ें बढ़ती हैं। अब मेरे ख्याल में ये जो अक्टूबर का महीना है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये फाइनल राउंड है, आर या पार। और इस वजह से लगता है कि एक तरफ एक जो फरीक है इमरान खान साहब, वो समझते हैं कि अगर काजी फाइज ईसा साहब की कंटिन्यूएशन होती है तो उसके नतीजे में फिर उनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए जो मुश्किल दिन है वो फिर लंबे चलेंगे। तो वो अपना सारा कुछ इसमें झोंक रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की, जो वहाँ से जुलूस उन्होंने लेकर आना है, जिस तरह की इमरान खान साहब की बज़ाहिर हमने अखबारात में पढ़ा जो हदायत हैं, तो यही लगता है कि वो माहौल को काफ़ी गरमाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये समझती है कि क्योंकि सारे का सारा जो सिलसिला है वो एक झूठ पे खड़ा किया गया है, फॉर्म 47 पे खड़ा किया गया है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ये इलेक्शंस कैसे हुए। तो अब इस सूरत हाल में ज़फरुल्लाह साहब, ये तो फिर अपना ख्याल ये कि जो जंग को टाला जा सकता है, अगर पता हो कि ये जंग है तो टाला जा सकता है। ख्याल ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की डिसमेंटलिंग का लास्ट प्रोसेस है। आप सोच रहे हैं कि और ही ना डिसमेंटल हो जाए? देखिए, मेरी राय ये है, सोशलॉजिकल लेवल पे अगर आप देख लें तो तमाम सिस्टम ठीक चल रहे थे बहुत हद तक, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, आपका फील्ड है, बड़ी अच्छी रिव्यूज़ आ रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी आ गई थी, किसी पैक आ रहा था, कराची को हमने जो इमरान को ला रहे थे उनका ये ख्याल नहीं था। अच्छी हमने फाटा को सीधा किया, पीपल पार्टी ने पहले सवात को किया, फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसने सिस्टम की चूलें हिला दी सबकी। वो अब कुछ शायद अंदाज़ा हुआ होगा, मिलजुल के हम लगे हुए हैं कि उसको डिसमेंटल किया जाए, ये उसकी डिबरीज हैं सारी की सारी। और मैं ऐसे इत्तफाक़ करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, खोकर सामने भी सही, कि मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी फाइनल राउंड है। मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, कुछ आर या पार आप भी कहते हैं अक्टूबर ही ठंडा चलना चाहिए था। हम सब ने क्लोजिंग रिमार्क्स, लेकिन अब मेरा ख्याल में हो ही जाए। लास्ट मिनट 8 फरवरी भी है पीछे, और 8 फरवरी को लोगों ने बैंगनों टमाटरों पे मोहरे मार के अपना फैसला दिया। अहमद उवैस साहब, क्या आपका भी यही ख्याल है कि अक्टूबर आर या पार है? जी हाँ, मैं ये इस बात से तो मैं इत्तफाक़ करता हूँ कि ये जो एक लॉन्ग वेटेड डिसीजन कह लीजिए और एक मार्का आरआई जो चली आ रही है, और वो एक फ़ैसला कुन मरहले में चली गई है, पहुँच गई है। और ये मैं अपनी अक्ल दानिश के बुनियाद के ऊपर अपनी नाक़िस राय में ये कहूँगा कि जो डेकेड्स ओल्ड हमारा सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर चलता गया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट होता रहा रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, मैं कन्विंस हूँ इसके ऊपर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरा तो अपना अकीदा है। मैं भी खोकर साहब और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।